और बहनों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्राची है और आई एम अ वेरी ग्रेटफुल मेंबर ऑफ द एल-एन-ऑन फेलोशिप। तो दोस्तों, आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सब अपने फैमिलीज को लेके इस मीटिंग में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, एक समय था जब हम दोनों एक टेबल पे बैठना छोड़ो, एक रूम में रहते थे तो भी हमारे झगड़े शुरुआत होते थे। और आज हम लोग साथ में बैठकर सभी इस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे, बात करने जा रहे। इस भावना से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं सही मात्रा में चाहता हूं कि हमारा जो ये अनुभव कथन होगा, इससे सुनने वालों को, सभी हमारे भाइयों को और बहनों को लाभ हो और अपने जीवन में वो इन मूल्यों का थोड़ा बहुत भी अगर इस्तेमाल कर सके तो आई थिंक आज की शेयरिंग वसूल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं शेयरिंग के लिए प्राची को विनती करता हूँ, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। भूषण, आज का टॉपिक है एल-एन-ऑन एंड एए वॉकिंग हैंड इन हैंड। मैं तो यही सोचती हूँ, व्हाई शुड वी वॉक हैंड इन हैंड। ये हम दोनों ने सीखा है हमारे इंडिविजुअल प्रोग्राम से। मैं शुरुआत करूंगी थोड़ा मेरे खुद की स्टोरी से। वेल, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। और ऐसे फैमिली में बोलते हैं ना, सुपारी का भी व्यसन नहीं था किसी की फैमिली मेंबर्स को। तो बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण, कंजर्वेटिव फैमिली, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी बड़ी हूँ। और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई और मैं कॉलेज में आई, तो टोटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ मेरी मेरी अल्कोहलिक से पहचान हुई। एक कॉलेज का फंक्शन था जिसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इट वाज अ फन लविंग ग्रुप, लॉट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फन लविंग ग्रुप, हंसी मजाक। सो मेरी जो, मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई लुक बैक, कि मैं जो बहुत स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी, तो ये मस्ती मजाक फन लविंग ग्रुप से मेरी बहुत लगाव हो गई। और उसकी वजह से हमारी दोनों की भी दोस्ती अच्छी बढ़ती गई। और वो समय था जब मुझे मालूम था कि वो सिगरेट स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन कितना, रोज, कभी, इसके बारे में कभी मुझे मालूम नहीं था। और मुझे ज़रूरी भी नहीं समझा कि मैं उसके बारे में कुछ जानूं। और एक्चुअली इफ यू आस्क मी, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था दिस वाज लाइक अ फैशन, दिस वाज लाइक अ स्टाइल, एंड इट वाज फाइन, इट वाज एक्सेप्टेबल, ये मुझे पसंद था। तो एंड आई फेल्ट कि दोस्ती है तो आगे जाके हम बोलेंगे नहीं करना है तो वो दोस्ती खाते भी ये छोड़ देंगे, ऐसे मेरी समझ रहती थी। और धीरे 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 मेरी पहचान मेरे अल्कोहलिक के साथ बढ़ते गई, हमारी दोस्ती बढ़ते गई। और दोस्ती से कब हम लोग ने प्यार में हो गए और शादी करने का निर्णय ले लिया, वो हमें समझा ही नहीं। थोड़ा मैं पूषण को बोलती हूँ बताने के लिए। दोस्तों, मैं उन दिनों को जब याद करता हूँ तो कॉलेज के वो दिन मुझे याद है। बड़ा ही स्वच्छंद तरीके से जिया हूँ। जो मन में आया था वो करता था, जब मन में आया तब करता था। हंसी मजाक, कॉलेज के वो दिन बहुत ही सुहाना मौसम था। और उसमें ढेर सारे मित्र थे। उसमें से मेरी जब प्राची से पहचान हुई तो हम लोग एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और धीरे 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 लोग कम होते गए उस ग्रुप में से। कुछ उच्च शिक्षण के लिए, कुछ काम धंधे में लगने की वजह से लोग कम होते गए और हम दोनों ही बचे। और उसका नेचुरल प्रोग्रेशन ये हुआ कि हम दोनों ने शादी करने का तय किया। अब अच्छे दोस्त तो पहले से थे ही। अब जीवन भर ये दोस्ती निभाने का हम लोग ने एक दूसरे को वादा किया, शादी हो गई। और तभी मेरे भी मन में विचार यही थे कि थोड़ा बहुत मैं ज्यादा शराब पीता हूँ, लेकिन शादी होने के बाद में या तो मैं बंद कर डालूंगा या तो बिल्कुल ही कंट्रोल में पीऊंगा।
यानी अगर पीना भी है तो 2 पैग पी के खाना खाने को बैठ जाने का, एकदम जेंटलमैन के जैसा पीने का, यही मेरे ख्याल थे। मैंने ये नहीं सोचा था कि शादी के कुछ दिन बाद ही, 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही हम लोग हनीमून के लिए गए थे। और उस महाबलेश्वर में ठंड थी उस साल, दिसंबर का महीना था, बहुत ज्यादा ठंड थी। तो मैंने मेरे बीवी को बोला कि देख, इतनी जब ठंड लगती है तो थोड़ी ब्रांडी पीनी चाहिए, अच्छा लगता है। उसको भी मालूम नहीं था, वो बोली ठीक है चलो ब्रांडी पियेंगे। अब मैं मार्केट में गया लेने को, बोला अभी ब्रांडी कौन लेगा, तो उसके लिए मैंने 1 क्वार्टर जिन ली और मेरे लिए आधी बाटली रम ली। तो थोड़ा टाइम के बाद में हम लोग जब भी पीना चालू किया, वो 1 पैक पी के ही आउट हो गई। तो मैं अभी अकेला बैठ के क्या करता है, इसके लिए मैं मेरी पूरी आधी बाटली रम की पी गया और उसकी बची हुई जो क्वार्टर थी वो भी मैं पी गया। और फिर मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठ के जब भी उसको पता चला कि वो 1 पैग में आउट हो गई और मैं पूरी दो 1.5 बाटली या पौने पौना बाटली खत्म करके मैं सोया, तभी उसको पता चल गया था कि इसका पीना कुछ अतरन जैसा है, कुछ अलग ही है। लेकिन फिर भी शादी, नया नया शादी का माहौल था, कुछ दिन अच्छे से चले गए होंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने पुराने लाइफस्टाइल पे वापस आ गया। पुरानी लाइफस्टाइल यानी क्या, तो सुबह लेट उठने का, जल्दबाजी में कैसे वैसे करके नहा धो के तैयार होके ऑफिस के लिए भाग जाने का, ऑफिस में दिन भर काम वगैरह करने के बाद में शाम को पीना शुरू करने का, जो रात को लेट तक पीना चालू रहता था। और कभी ना कभी ट्रेन, आखिरी ट्रेन छूटने से पहले भागते भागते जाके लोकल पकड़ के घर पे, कभी 12, कभी 1, कभी 1:30, कभी 2, ऐसे मैं आड़ी टेढ़ी समय पे घर पे पहुंचता था। कई दफा यार्ड में सो जाता था, कई दफा 4 4 स्टेशन, 6 6 स्टेशन आगे चला जाता था। समझ में नहीं आ रहा था, और मैं ये इस प्रकार से पीना नहीं चाहता था। मैं जब भी लेट आता था या अगले दिन आता था तो घर में बहुत तनाव का वातावरण होता था, झगड़े शुरू हो गए, रोना धोना शुरू हो गया। और एक ऐसी अवस्था आ गई कि मैं इस विचार में पड़ गया कि यार मैंने कहीं शादी करके गड़बड़ तो नहीं कर दी। नहीं, मतलब जब तक हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये जब मैं घर पे इसको लेके आ गया, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी बनने की कोशिश कर रही है। मेरा मेरा पूरा जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे नैग कर रही है, बार बार ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, यही बोल रही है। मेरा पूरा फ्रीडम ये औरत ने छीन लिया। तो उसके रोने को मेरे जो थी कि आओ आओ। दुश्मन जैसे बन गए। और ऐसी अवस्था आ गई थी कि एक दूसरे को देखते हमारे दिल में, दिमाग में सिर्फ गुस्सा ही आता था। कैसे अभी भूषण ने बताया कि जिस दिन पीने के बाद, फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में मैंने 1 पैग पीने के बाद, दूसरे दिन जब मैं उठी और रियलाइजेशन हुआ कि एक पैग पीने के बाद मुझे क्या हुआ, और उसने कितना पीने के बाद उसको किस तरह से कुछ भी नहीं हुआ था। दैट वाज अ बिग बिग शॉक एंड रियलाइजेशन, एहसास होना कि ये कुछ बहुत बड़ी, कुछ गलत चल रहा है। नेचुरल इंस्टिंक्ट था, नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि मैं उसको, मैंने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि भाई कुछ भी करके ये तो बंद करवा के ही रहूंगी। तो सब एफर्ट्स मैंने बंद करवाने के लिए लगा दिए, लेकिन एक एक एफर्ट करते गई और एक एक एफर्ट में मैं नाकामयाबी ही महसूस करते गई। थोड़े वक्त के लिए शायद वो सक्सेसफुल होते थे, लेकिन फिर वो वेदर इट इज उनको प्रॉमिसेस दिलाना या धमकी देना कि आई विल लीव यू, धमकी देना कि मैं जान दे दूंगी, या धमकी देना कि छोड़ के चले जाएंगे, ये सब चीजें करके देखने के बावजूद नथिंग हैपेंड, नो सक्सेस। तो हताश होके डिसीजन लिया और एक मन में समझौता कर लिया कि अगर बंद नहीं कर रहा है तो मैं कंट्रोल तो करके देखूं।
तो कंट्रोल करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, और वो अलग अलग तरीके में भी इट वाज लाइक घर पे पियो, मेरे सामने पियो, मैं आपके साथ पीऊंगी, मैं ये बना के दूंगी, वो बना के दूंगी। यहाँ तक कि हमारे घर में उन्होंने एक कोने में एक पूरा बार बना दिया, और पूरा एक माहौल, बोलते ना बार जैसा माहौल रूम में होता था। और वो पूरी शाम भर ऐसे गजल्स बजते रहते थे। और लिटरली आई थिंक आफ्टर दैट 25 साल तक मैंने गजल सुनी नहीं, इतने वो गजल्स मेरे दिमाग में घुस गए। वो इतना वो भरी वो शाम रहती थी। एंड माहौल ऐसा होने के बाद कंट्रोल करती थी कि आज मत पियो, इतना ही पियो मेरे सामने ही पीने के बाद। लेकिन एटीट्यूड ऐसा था उनका कि अभी तूने बताया है कि मैं घर पे पीऊं, तो मैं घर पे भी पीऊंगा और मैं बाहर भी पीऊंगा। तो वापस वो नोक-झोंक, वापस वो झिक-झिक, आप बाहर नहीं जाओगे, और वो कंट्रोल करने की कोशिश की, एंड अगेन आई वाज अनसक्सेसफुल। और ये सब करते करते जैसे उन्होंने बताया, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, बिकॉज वी स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर। जो दोस्ती से शुरुआत हुई थी हमारे रिश्ते की, वो दोस्ती रह गई बाजू में। जो दोस्ती से प्यार भरा रिश्ता हो गया था, तो वो प्यार रह गया बाजू में। और लिटरली एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। वी डिडंट वांट टू बी विथ ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे। और ऐसे माहौल में वो जो तनाव पैदा हो गया था, और एक दूसरे को हम लोग ब्लेम गेम में फंस गए थे। वो मुझे ब्लेम करता था, मैं उसको ब्लेम करती थी। वो मुझे ब्लेम करता था कि मैं इतनी बुरी बीवी हो रही हूँ, बन गई हूँ, कि उसको इतनी शराब पीनी पड़ती थी। और मैं उसको ब्लेम करती थी कि बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग, मैं ऐसा बोलती हूँ या बिहेव करती हूँ। और एक दूसरे के ब्लेम गेम के रिश्ते में वो सब कुछ प्यार चला गया, और तिरस्कार, घृणा, गुस्सा उसी में बदल के रह गया। और बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद किधर भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। और फाइनली एक साइकेट्रिस्ट ने ही हमें रिहैबिलिटेशन के बारे में और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, और उसके बारे में प्रोत्साहन दिया कि यही एक मार्ग बचा है जो आपको इसमें से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, जब ही मैं ए में पहली दफा आया तो कोशिश करके भी रोक नहीं पाया खुद को। तो मुझे बार बार पीने की वजह से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करना पड़ा। अब ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब ही गया तो अवस्था ऐसी थी कि मेरे सभी संबंध बिखर चुके थे। मतलब खाली मियाँ बीवी के नहीं, बल्कि नौकरी के ऊपर, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे करियर में, मेरे समाज में, मेरे मित्रों में, हर जगह पर मेरे रिलेशनशिप खराब हो चुके थे। जैसे बोलते हैं ना कि क्राइसिस ऑन ऑल फ्रंट्स। फिजिकल फ्रंट में ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि मैं पड़ रहा था, हाथ पैर कांपते थे, बहुत टेरिबल विड्रॉवल्स आते थे, पूरा बदन कांप उठता था, और ऐसे लगता था कि मैं नहीं पीऊंगा तो शायद मैं टिक नहीं पाऊंगा। तो एक तरफ फिजिकल विड्रॉवल्स होते थे, दूसरी तरफ मानसिकता एक ऐसी डिपेंडेंट हो चुकी थी कि शराब नहीं पीऊं तो घर के सामने का रास्ता ट्रैफिक छोड़कर क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं बची हुई थी। एक अच्छी भूख लगने के लिए शराब पी रहा था, नींद आने के लिए शराब पी रहा था, लोगों के साथ बातचीत करने के लिए शराब पी रहा था, अपने मन में बैठे हुए डर को भुलाने के लिए शराब पी रहा था। जिंदगी की रेस में मैं कहीं हार न जाऊं, ये रेस में आगे रहने के लिए मैं शराब पी रहा था। यानी बेसिकली दिन रात सुबह शाम हर विचार को लेकर मैं सिर्फ शराब ही पी रहा था। और सब सडनली जब रिहैब सेंटर में डाल दिया तो एक खालीपन सा आ गया। 3-4 दिनों में शरीर की शराब तो उतर गई, लेकिन मन में अब पूरी वो जो रॉ जख्म थी, वो रॉ जख्म जो थी वो सब उभर कर आने लगी। सडनली भय का रूप आने लगा। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जॉब का क्या होगा, अब मेरे फाइनेंसेस क्या होगी, अगर मैं अभी घर पे जाऊंगा तो भाई मुझे घर में लेगा क्या,
माँ बाप मुझे समझ पाएंगे क्या? मेरी बीवी मेरे लिए रुकी रहेगी या चली गई होगी? क्योंकि जब ही अंदर गया तो इतने बेकार हालात थे कि मैं यही सोचता था कि मैं जब फाइनली यहाँ से रिहैब से डिस्चार्ज होके बाहर निकलूंगा, तब तक शायद मैं अकेला ही बचा होऊंगा। तो पूरी तरह से डर से भरा हुआ था। और फिर धीरे 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 एक एक्सेप्टेंस सा आ गया कि भाई यहाँ रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ रहकर मैं जरूर ये सीख सकता हूँ कि बाहर जाकर मैं कैसे जीऊंगा। तो मैंने कार्यक्रम की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देने के लिए शुरुआत किया, और धीरे 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 मेरा मन शांत होने लगा। मेरा ईश्वर के ऊपर का भरोसा बढ़ने लगा। मैं जो भी हुआ है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे अच्छा करने के लिए एक एक दिन के हिसाब से जरूर अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर सकता हूँ, ये मेरे मन में ठान ली। और उसमें सबसे अहम लिस्ट पे था मेरी बीवी और मेरा 1 साल का बच्चा। जब भी मैं अंदर चला गया रिहैब में, वो टाइम पे मेरा बच्चा 8 महीने का था। और जिस दिन मैं बाहर आया उसके अगले दिन मेरे बच्चे का पहला बर्थडे था। इसका मतलब 4 महीने मैं रिहैब में था। तो ये 4 महीने मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या मुझे दोबारा फैमिली लाइफ एंजॉय करने मिलेगा? क्या मैं एक नॉर्मल हस्बैंड, एक नॉर्मल बाप, एक नॉर्मल बेटा बनकर कभी जी सकूंगा? हमेशा से ये जो डर था, ये डर मेरे एक काउंसलर थे, और वो काउंसलर बोलते थे कि क्या प्रॉब्लम है, तू हमेशा इतना टेंशन में क्यों रहता है? तो मैंने उनको बताया था कि मेरा और मेरा बीवी के इतने सारे झगड़े होने की वजह से मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा मैरिज बच पाएगा। तो उन्होंने पहली दफा काउंसलिंग का एक एफर्ट किया था। उन्होंने मुझे और मेरे पत्नी को हम दोनों के प्रति जो एक दूसरे को लगने वाले जो अच्छे गुण हैं वो एक कागज पे उतारने के लिए, और जो बुरे गुण हैं वो दूसरे कागज पे उतारने के लिए उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे बुरे गुण हैं उसकी यादी पहले बनाना, वॉट यू डोंट लाइक अबाउट योर पार्टनर। तो जब भी मैं लिखने को बैठा तो एक्चुअली मुझे, अब मैं होश में था, और अब मैं ब्लेम करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेरे जिंदगी की सभी मुश्किलों के पीछे मेरी शराब थी, मेरा अतिरेकी पीना था। तो मैं किसी को ब्लेम करना भी नहीं चाहता। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को बीवी के बारे में बुरा बोलने जैसा, लिखने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा लिखने जैसे कई सारे पॉइंट्स थे। वैसे ही जब भी मेरी बीवी ने लिखने को लिया तो उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर ये नहीं पिया, अगर ये शराब नहीं पीता था, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और दोस्त क्यों थे? क्योंकि हम दोनों की बहुत अच्छी जमती थी, एक दूसरे के जो स्वभाव थे वो हम दोनों को बहुत एक अच्छे से मिलते जुलते थे, इसीलिए हमारी दोस्ती थी। तो एक शराब है जिसने हमारी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन अगर ये निकल जाती है तो दोबारा हमारी जिंदगी अच्छे से हो सकती है। उस दिन हम दोनों को रियलाइज हुआ कि अगर घर में सोबराइटी आती है, अगर मैं शराब से दूर रह पाता हूं, तो हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जीने के काबिल है। दोस्तों, मैं 4 महीने के बाद में निकलकर जब घर आया, और घर आने के बाद में जिस प्रकार से मेरा स्वागत हुआ, मुझे टेंशन था। लेकिन मेरी पत्नी एल अनॉन में जाती थी, उसे ये बीमारी है ये पता चल चुका था। उसे ये मालूम था कि मैं ना पागल इंसान था ना बुरा इंसान था, मैं एक बीमार इंसान था। और जैसे एक बीमार के साथ में हैंडल किया जा सकता है, उसी प्रकार से मुझे भी हैंडल किया जाए, पूरे प्यार के साथ में, पूरे होप के साथ में। और उसका ये जो नया रूप था, एकदम स्माइलिंग एंड वेलकमिंग, और ना झगड़ा तो दूर की बात, लेकिन हम दोनों दोबारा एक नई नींव अपने संसार की कैसे रख सकते हैं, ये उसका स्पिरिट था। वो देख के मैं भी, मुझ में भी थोड़ी बहुत स्फूर्ति आ गई कि आखिर ये जिंदगी को शायद हम लोग जीने लायक बना ही सकेंगे। तो आगे सुनते हैं प्राची को। रिहैबिलिटेशन का निर्णय हमारा सही हुआ,
और रिहैबिलिटेशन में जो काउंसलिंग हुआ और जो काउंसलर ने हमें मोटिवेट किया, मुझे भी मोटिवेट किया टू अटेंड एल-एन-ऑन मीटिंग्स। मैंने एल-एन-ऑन मीटिंग्स की शुरुआत पहले भी की थी और धीरे धीरे, पहले पहले मुझे था ऐसे फीलिंग कि मैं क्यों करूँ एल-एन-ऑन मीटिंग्स, प्रॉब्लम तेरे में है, तू ही सुधर जा, सब प्रॉब्लम छूट जाएंगे। लेकिन फर्स्ट एल-एन-ऑन मीटिंग मैंने जब की थी, एंड द अमाउंट ऑफ स्माइलिंग एंड लाफिंग फेसेस जो मैंने देखे थे, और मैं गई थी रोते हुए, छोटा चेहरे लेके, और अकेला महसूस करना, मेरा छोटा सा बच्चा था उसको लेके गई थी, और ऐसे माहौल में दूसरे लोगों की हंसी और चेहरा देख के जो मेरा अकेलापन चला गया, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आई एम नॉट दी ओनली वन, देयर इज स्टिल होप। तो जो होप एंड स्ट्रेंथ मुझ में से निकल गया था, जो पॉजिटिविटी मुझ में से निकल गई थी, वो मुझे वहां फर्स्ट मीटिंग में ही एहसास हुई। ऑफ कोर्स वहां ये भी समझा कि दिस इज अ डिजीज, जो साइकेट्रिस्ट ने भी बताया था, ही इज नॉट अ मैड मैन और अ बैड मैन, बट इज अ सिक पर्सन, उसको मदद की जरूरत है। सो वो जो, जैसे मैंने बताया कि तिरस्कार, घृणा, रिजेंटमेंट, एंगर, जो सब वो फीलिंग थे, लेकिन एल-एन-ऑन गेव मी द होप एंड स्ट्रेंथ टू रीबिल्ड माय रिलेशनशिप। वही आदमी के साथ मेरा रिश्ता वापस जुड़ने की मुझे जो ताकत लगने वाली थी, वो मुझे एल-एन-ऑन ने दी। जिंदगी में सेकंड चांस देना बोलते हैं, वैसे मैंने सेकंड चांस जिंदगी में दिया, जिंदगी को दिया, मेरे अल्कोहलिक के साथ के रिश्ते को दिया, बहुत सारा विश्वास रख के। फेथ रखना, मैं किसी में भी फेथ नहीं रख रही थी, भगवान नाम की चीज पे से विश्वास उठ गया था, तो उसके ऊपर फेथ रखना वापस सीखा। लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ टॉलरेंस, ये रखना जरूरी था, और धीरे 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 रीबिल्ड करना मैंने सीखा। सो एल-एन-ऑन टॉट मी अ लॉट अबाउट गुड कम्युनिकेशन। अगर मुझे मेरा रिश्ता, पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बहुत सारे रिश्ते खराब हो गए, तो मैं पहले बाकी के रिश्ते सुधारती हूँ, अल्कोहलिक को लास्ट प्रायोरिटी देने वाली थी। लेकिन एल-एन-ऑन में ही मुझे समझा कि फर्स्ट रीबिल्ड योर रिलेशनशिप विथ योर अल्कोहलिक, बाकी के रिश्ते दे विल फॉल इनटू प्लेस धीरे धीरे। सो अगर मुझे मेरा रिश्ता उसके साथ सुधारना है, तो आई हैड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, उसके साथ का जो मुझे संवाद था, पहले वाद ही था, झगड़े ही थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने चाह रहे थे, सो प्यार बचा नहीं था। सो वो वाद से मुझे संवाद तक लाना था, और वो संवाद से मुझे सुसंवाद तक लेके जाना था मेरा रिश्ता। अगर एक ही छत के नीचे रहना है, अच्छे पहले दोस्त रह चुके थे, तो वापस अगर मैं सुसंवाद लाती हूँ मेरे रिश्ते में, तो ही हमारी बन पाएगी। तो उसके लिए जो हमारे एल-एन-ऑन के बुक्स में बताया जाता है कि डिस्कस, डोंट अटैक, डिस्कशन करो, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण मत करो। बिकॉज मैं ब्लेम गेम में इतनी हो चुकी रहती थी, तो हमेशा हर चीज का ब्लेम में उसके ऊपर डालने की वजह से देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन। तो मैंने वापस डिस्कशन करना सीखा। आई हैड टू लर्न टू कीप द वॉइस लो एंड प्लेजेंट। जोर से बोलूंगी तो ही उसको सुनाई देगा, नहीं तो वो ध्यान ही नहीं देता है, ऐसी एटीट्यूड जो हो गई थी। सो आई हैड टू लर्न टू कीप माई वॉइस लो एंड प्लेजेंट। धीरे 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 वो सीखना जरूरी था। इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में मैंने उसी की मदद की कि आई यूज टू फील कि मेरा वॉइस लाउड ही है, तो आई एम गोइंग टू टॉक लाइक दिस ओनली। लेकिन आई रियलाइज कि दैट इज गिविंग द रॉन्ग मैसेज। तो बहुत दफा मैं उन्हीं की मदद लेती थी, ऐसे आप साइन लैंग्वेज से ही मुझे बताइए कि यू नीड टू लोअर योर सेल्फ, एंड दैट हेल्प्ड because I had an open mind. I wanted to change. So, voice low and pleasant. आदत सी पड़ गई थी। आज के बारे में कुछ बात करना है तो लेकिन पिछले बहुत सारे इतिहास भी निकाल लेना। सो स्टिक टू द सब्जेक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, जो टॉपिक के ऊपर कुछ अनबन हो रही है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। नई बीती बातों के बारे में, नई बीते इतिहास के बारे में, नई बीते हुए एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करना है। मुझे सिर्फ मेरे कंप्लेंट्स बताने की आदत हो गई थी। आई हैड टू लर्न टू लिसन टू हिज कंप्लेंट्स। उसको क्या पूछना है, उसको क्या बताना है, उसको क्या
सुझाव देने हैं, उसके बारे में भी सुनने की मुझे आदत डालनी पड़ी। एंड कॉन्स्टेंटली मैं ही दिमाग चला के मैं ही सॉल्यूशंस निकालने की आदत हो गई थी। सो आई हैड टू स्टॉप मेकिंग डिमांड्स एंड लेट हिम आल्सो फाइंड सॉल्यूशंस। उसको भी सॉल्यूशंस फाइंड करने का मौका देने के लिए मुझे एलेनॉन ने प्रोत्साहन दिया। तो ये सब गुड कम्युनिकेशन के टूल्स यूज करके आई कुड रीबिल्ड माई रिलेशनशिप। पॉजिटिव कम्युनिकेशन करने के लिए मैं सीखी। पहले एक आदत सी बन गई थी, ये तो होगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो तेरे से बनेगा ही नहीं, ये तो तेरे से होने वाला ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो नॉट एंड नो ही बहुत वर्ड्स थे मेरे लाइफ में। सो आई हैड टू टर्न टू पॉजिटिव कम्युनिकेशन। उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी था, even to start simple communication or conversation, I had to learn to be humble. मेरा जो अहंकार था, या वो जो आई एम ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग, वो काइंड का जो फीलिंग था, उसके लिए आई हैड टू कीप माई ईगो असाइड। आई हैड टू कीप अ वेरी वेरी ओपन माइंड। और वो ओपन माइंड की वजह से जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सामने वाले के लिए जो सोच अलग सी बनती है, दैट वाज अ बिग बिग ब्लेसिंग फॉर मी। डिफरेंट आई ओपनर बोलते हैं ना, तो दिस पॉजिटिव कम्युनिकेशन, यूजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स टू संवाद से सुसंवाद का रास्ता पकड़ने के लिए जो बना, तो बहुत मदद हुई। और धीरे धीरे उसकी वजह से गुड रिलेशनशिप, बेटर कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग नए तरीके से नया जीवन जीने की शुरुआत कर सके। यस, उनको भी काफी करना पड़ा। एंड उनकी यहाँ से भी सुनिए। तो यहाँ मैं जैसे रिहैब में से बाहर डिस्चार्ज होके आ रहा था, तो मुझे भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि भाई, तुम प्रोग्राम करके घर जा रहे हो, तुम ठीक होके घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो वैसे ही है। वो अभी भी तुम्हारे बारे में अलग अलग संशय लेके बैठे होंगे। तुमने जो भी तकलीफें पहुंचाई है घर में, वो तकलीफों का शिकार तो वो है, उनको भुगतना पड़ रहा होगा। तुम्हारे लिए कर्जे वो चुका रहे होंगे, तुम्हारे बोले हुए झूठ का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। तो उनके मन से इतना जल्दी जाने वाला है नहीं, एंड फॉर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप जिम्मेदार हो, अगर आप जिम्मेदार रहने वाले हो, तो वो जिम्मेदारी कैसे व्यक्त करोगे? बाय रिमेनिंग हम्बल। मुझे पता गया कि देख, भले तू पावरलेस रहेगा शराब के सामने, लेकिन तेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। और ये अस्त व्यस्तता से अगर सुव्यवस्था की तरफ तेरे को जाना है, तो फर्स्ट थिंग इज यू विल हैव टू सेट असाइड योर ओन ईगो, यानी खुद का जो स्वाभिमान है या अभिमान है या गर्व है, इसे बाजू में रखना पड़ेगा और लोगों को सुनने की तैयारी करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट टिप मुझे दी गई थी, बी अ गुड लिसनर। पहले मैं ये जानता था कि मैं बोलूं, मैं चिल्लाऊं, मैं जो बताऊं वैसे ही होना चाहिए। मैं एक किंग बेबी सिंड्रोम में फंसा हुआ था। आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। अभी का अभी चाहिए, जो भी मैं बोलता हूं अभी होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। ये जो विचार है, इसे मुझे छोड़ देना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न टू लिसन। मेरे बीवी को क्या बोलना है, मेरा भाई क्या बताना चाह रहा है, मेरे माँ बाप क्या समझाना चाह रहे हैं, आई विल हैव टू लिसन। और जब मुझे जवाब देने का सवाल आया, तो मेरा जवाब इट शुड ऑलवेज बी क्लियर एंड प्रिसाइज। यानी कि मैं उनके बारे में रिजेंटमेंट दिमाग में रख के, कहीं ना कहीं पीछे का कोई खुन्नस दिमाग में रख के अगर मैं उनके साथ में पेश आऊंगा, तो मेरा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो बीती है उसे छोड़ दो, पीछे चला गया है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूं। तो आज जो है, विदाउट द बैगेज ऑफ द पास्ट, यानी पीछे का जो हुआ है, प्रतिकूल जो भी संबंध रहे हैं, उनको पीछे छोड़ के हर संबंध को एक नए से मौका देने की तैयारी। कि भाई नहीं,
मैं पहले जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था उसके लिए मैं जिम्मेदार था, और आज सुधरने के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। सो तीसरा जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग रूम से मिला था, कि भले कोई भी अपने को पटने वाला या नहीं पटने वाला सदस्य हो, हर एक के साथ में आई मे नॉट लाइक एवरीबडी बट आई नीड टू लव एवरीबडी। तो कई दफा ऐसी चीजें होती है घर में जो मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन ठीक है, अगर मेरे घर वालों को वो चाहिए तो वो मुझे मंजूर है। अगर कोई चीज खरीदी जा रही जो मैं नहीं चाहता हूं, या अभी मेरी तैयारी नहीं है, या मुझे पूछे बगैर कुछ प्रकार है, वैसे एंड लेट लिव, तुम भी जियो और अपने कुटुंबियों को भी जीने दो, इस स्लोगन का इस्तेमाल करते हुए आई लर्न टू टेक अ लिटिल बैक सीट। यानी जहां पर पहले मैं हर जगह पर आगे 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 होता था, वो मैं थोड़ा सा पीछे होने लगा। देन आई रियलाइज्ड कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करना ही है तो वो मुझे अपने आप को क्रिटिसाइज करना है, कि मैं जैसा बिहेव किया, जैसे बर्ताव किया, उस वजह से आज हमारा घर इस स्थिति में है। लेकिन मेरे को कोई भी अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे को क्रिटिसाइज करूं, कि मैं अपने बीवी को बोलूं कि तू देख कैसी दिखती है, आजकल तू ठीक ठाक ही नहीं रहती है, आजकल तेरे कपड़े भी ठीक नहीं रहते हैं, तेरा चेहरा देख कैसा है, तू एकदम बुढ़ी लगने लगी है, मोटी लगने लगी है। ऐसे सब जो क्रिटिसाइज करने वाली, बॉडी शेमिंग करने वाली जो हरकतें हैं, ये मैंने पूरी तरह से छोड़ देनी है। वो मेरे लिए दिल से खाना बना रही है, प्यार से मेरा घर संभाल रही है। हैव आई एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, क्या मैं उन चीजों के लिए अपना जो कृतज्ञता है, ये क्या मैं व्यक्त कर रहा हूं? क्या उसका मैं घर के कामों में हाथ बटा रहा हूं? वो मुझे कभी बर्तन तो मांजने देगी नहीं, धोना तो धोने देगी नहीं, लेकिन जो जो मैं कर सकता हूं, जिसमें मैं हाथ डेफिनेटली बटा सकता हूं, क्या मैं वो कामों में उलझा हुआ हूं? इज इट अ ट्रू पार्टनरशिप दैट आई एम लुकिंग एट? अनदर थिंग जो मुझे समझाया गया बहुत इनिशियल डेज में, कि डू आई हैव एम्पथी, यानी जो मेरे बीवी को मेरे वजह से सहना पड़ा है, जो जो हालात में से उसको जाना पड़ा है, वो अपना घर छोड़कर, अपने प्रियजनों को छोड़कर मेरे साथ कुछ सपने लेकर, कुछ अरमान लेकर जीने के लिए आई थी, और उसके सपनों का पूरा चकनाचूर मैंने कर दिया था। क्या मैं समझता हूं कि उसके मन के ऊपर क्या बीती होगी? क्या मैं समझता हूं कि घर में आकर उसकी क्या परिस्थिति हुई होगी? ना उसके हाथ में मैंने पैसा रखा था, ना उसकी कोई प्रतिष्ठा रखी थी, ना उसके लिए मेरा कुछ प्रेम बचा हुआ था। ऐसी अवस्था में उसने कैसे निकाले होंगे दिन? क्या मैंने इनके बारे में सोचा है? क्या इसकी गहराई में अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या मैं ये सह सकता था? So do I have empathy in my relationships? Do I have a proper understanding कि मेरी इस शराब की बीमारी की वजह से मेरे घर वालों को किस परिस्थिति में से जाना पड़ा हुआ है? और फिर आखिरी में, डू आई रिस्पेक्ट माई पार्टनर, कि इन सब चीजों के बावजूद उसने मेरे साथ में नहीं रहा, बल्कि उसने मेरा जीवन संवारने में मदद किया, मेरे ट्रीटमेंट में मेरा हाथ बटाया, मेरे हर मुश्किल समय में मेरे वो साथ खड़ी रही। तो डू आई हैव रिस्पेक्ट फॉर व्हाट शी हैज डन फॉर मी? उसने जो मेरे लिए किया है या जो कर रही है, उसके प्रति मेरे मन की जो आदर भाव है, क्या मैं कभी व्यक्त कर पाया हूं? तो एक तरफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे अपने अनुभवों से बता रहा था कि भैया, अगर रिश्ता बनाना है तो ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजेगी। अगर मैंने मेरा कदम चल लिया है तो ही सामने वाला दो कदम चल के आगे आएगा। अगर मैं ही पहला कदम नहीं डालू तो आगे वाला क्यों आगे आए? क्योंकि अभी तक सब मैंने ही तो गलतियां की है। तो अब रिकवरी की भी शुरुआत मुझे अपने पहले कदम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे पूषण ने बताया
बिकॉज एल-एनोन का प्रोग्राम मेरे साथ था, मेरे एल-एनोन मेंबर्स की शेयरिंग्स की ताकत थी, तो जो रीबिल्ड करने के लिए मुझे भी चेंजेस करने पड़े। और बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे आई ऑलवेज फेल्ट कि सब गलतियां उसकी है, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू सोबर हुए हैं, वन डे एट अ टाइम ए के प्रोग्राम पे जीने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मैं वैसी की वैसी रहूंगी, तो वो बोलते हैं ना, गाड़ी का एक चक्का आगे चला जाएगा और एक चक्का पीछे रहेगा, तो वो बैलेंस रहने वाला नहीं है। अगर दोनों को साथ में रीबिल्ड करना है रिश्ता, सो हर दफा जो मैं उनको ही ब्लेम करती थी हर चीज के लिए, उसको मैंने बदलना सीखा। आई ऑल्सो लर्न टू बिकम अ गुड लिसनर। मैं पहले उनकी बातें सुनने के लिए तैयारी नहीं होती थी, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि अभी कुछ नया स्टोरी लाएगा, नया कुछ गांगो लाएगा और मेरे को उसका सुनना पड़ेगा। एंड धीरे 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 ये सब चीजें मैंने वो जो कभी मजाक में कभी गुस्से में ये ले ली थी, सो वो मुझे चेंज करना ही पड़ा। आई हैड टू यूज माई गुड कम्युनिकेशन के लिए जो आइडियाज दिए थे मेरे एल-एनोन प्रोग्राम ने, वो यूज करके रीबिल्डिंग शुरू हो गया था हमारे दोनों के रिश्ते के लिए। एंड जैसे बोलते हैं कि एल-एनोन टीचेस मी टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे चलना है उनके साथ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम और मीटिंग्स की वजह से उनमें जो बदलाव हो रहे हैं, बट आई एम नो जज। मैंने नहीं जज करना है कि वो उनके प्रोग्राम किस तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने को जज करने के लिए सिखाया कि मैं मेरा प्रोग्राम किस तरह से यूज कर रही हूँ। Am I working my program? Am I talking my program? Am I working the program by keeping on going to my meetings? मैं नए आए हुए मेंबर्स को मैं मेरे तरफ से प्रोग्राम देने की कोशिश कर रही हूँ क्या? सो ये करने के लिए मुझे एल-एनोन में बार बार आने आते रहना था। रीबिल्ड हो जाने के बाद आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन। जो मुझ में बदलाव आया है वो टेम्पररी बदलाव नहीं है, वो मुझे मेंटेन करना है, वो मुझे साथ चलना है। नॉट एवरी टाइम एक्सपेक्टिंग कि हर चेंज उसी में होगी। उतार चढ़ाव होते रहे, तो वो मैं रेगुलर रही एल-एनोन में, तो एवरी उतार चढ़ाव के लिए मेरे पास सॉल्यूशंस रहते थे। माइंड को एक अलग सी ट्रेनिंग मिल गई कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आई हैव टू लर्न टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम वन डे एट अ टाइम। बिकॉज वो एक शराबी है, वो एक व्यसनी व्यक्तिमत्व है। दैट ऑल्सो आई लर्न, बिकॉज वो जो करते हैं वो ज्यादा करते हैं। whether it is simply even watching a television, I'm sure there'll be so many who will agree with me कि सिंपल टीवी भी देखेंगे तो इतना टीवी देखेंगे ऐसा लगता है कि बाद में पिछले अगले 2 दिन में टीवी ना देखूं। एक्सेसिव रीडिंग, एक्सेसिव वॉचिंग टीवी, एनीथिंग वॉट एवर इट इज डन इन एक्सेस, बिकॉज वो बैलेंस उनको उनके लिए मुश्किल रहता है। लेकिन इफ आई एम इन एल-एनोन, और अगर मैं बैलेंस जीने की कोशिश करती हूँ, उनके साथ जी जी के मैं भी इम्बैलेंस में चली जाती हूँ, लेकिन मुझे एल-एनोन बैलेंस में जीने को सिखाते रहता है, अगर मैं सीखना चाहती हूँ तो अगर मैं बैलेंस में जीते रहती हूँ, तो अल्कोहलिक को भी प्रोत्साहन मिलता है अपने को देख के बैलेंस में जीने की, या एटलीस्ट साथ देने की प्रोत्साहन मिलती है उनको। सो मुझे बैलेंस में जीना बहुत जरूरी रहता है। एंड इट रब्स ऑफ, उनके ऊपर भी वो उसका जादू रब ऑफ होता है, और वो मेरे मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और वो जो कंसिस्टेंसी लगती है, अल्कोहलिक के जीवन में कंसिस्टेंसी बहुत कम रहती है। वो जो कंसिस्टेंसी, वही चीज बार बार करते रहने की, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी उनके जीवन में नहीं रहती है, तो वो अगर हम दे पाते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट इज अ बिग हेल्प विच वी कैन गिव। आगे में काफी सारे अल्कोहलिक्स और एल-एनोन मेंबर्स के बीच में कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं जो हैंड इन हैंड चलने में तकलीफ हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो अब जो ये नई हमारी जिंदगी शुरू हो गई थी कि मैं एए में एकदम एए का नया भक्त बन चुका था, वैसे मेरी बीवी एल अनोन की भक्त हो चुकी थी।
तो हम लोगों ने हमारा दिनक्रम भी वैसे ही शुरुआत किया। सुबह उठते थे तो सबसे पहले मैं डेली रिफ्लेक्शन पढ़ता था, वो उसका थॉट फॉर द डे पढ़ती थी। वहां पर हम लोग एक 2-5 मिनट का शेयरिंग करके दिन की शुरुआत होती थी। हर शाम को दोनों मीटिंग में पहुंच जाते थे, मैं मेरे ए की मीटिंग में, वो उसकी एल एन की मीटिंग में। मैंने मेरा ए का स्पॉन्सर लिया, उसने अपना एल एन का स्पॉन्सर लिया। हम दोनों ने ए में और एल एन में जितना हो सके उतना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम जिस ग्रुप में गए थे वहां पर सदस्य ही बहुत कम थे। तो वहां पर ऑटोमेटिकली सर्विस में जाना पड़ा, थोड़ा बहुत हाथ बटाना पड़ा, थोड़ा बहुत जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ा। और धीरे 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 बिफोर वी रियलाइज हम दोनों आगे 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 चलने लगे। हम दोनों को ही हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी। हमारे जीवन में एक और एलेनॉन का जो महत्व है, ये महत्व को याद रखते हुए हम लोगों ने हमारी जिंदगी को उस प्रकार से डिजाइन किया कि बाकी कुछ भी हो, हमारी इन दो फेलोशिप्स के लिए हमारे पास हमेशा वक्त रहना चाहिए। नए सदस्य के साथ, फिर वो ए का हो या एलेनॉन का हो, उनके साथ बात करना ये हमेशा ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जिसके वजह से हम बाहर निकले हैं, वो वो बाकी सब लोगों को भी मिलना ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये हम दोनों को रियलाइज हो गया। सो दोनों हम लोग एक साथ में ही काम करते थे। तो जब मेरी ये मीटिंग होती थी तो वो काम संभाल लेती थी, जब उसकी एल एन मीटिंग हो तो मैं काम संभाल लेता था। हमने जिम्मेदारी बांट लेना शुरू कर दिया। जब ए के लिए मैं ट्रैवल करता था, मैं ट्रस्टी बन गया, ढेर सारा ट्रैवल करता था, तो उसने बिजनेस संभाल लिया, उसने घर संभाल लिया। जब वो ट्रस्टी बन गई तो वो घूमने लगी और मैं थोड़ा सा शांत होके मैं घर की जिम्मेदारियां देखने लगा। तो हम दोनों को ये, किसी का भी एक कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हम दोनों का कार्यक्रम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसने जैसे अभी कहा कि एक ही गाड़ी के दो पहियों जैसा है, छोटा बड़ा होके नहीं चलेगा, दोनों का महत्व उतना ही है अगर गाड़ी स्पीड में चलनी है तो कई दफा जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में लोगों की गलतफहमियां होती है, वैसी कई सारे ए मेंबर्स की एल अनोन के प्रति भी गलतफहमियां होती है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर अभी तक हस्बैंड पी रहा है तो वो उसकी बीवी ने एल अनोन में जाके उसका क्या फायदा है। तो एलेनॉन वही बताता है कि अल्कोहलिक, घर में जो कोई भी अल्कोहलिक रहे, वो शराब पिए या ना पिए, बंद करके काफी वक्त हो गया होगा तो भी क्या हुआ, फैमिली मेंबर, ये पारिवारिक बीमारी है। ये पारिवारिक बीमारी है तो परिवार के हर सदस्य को मदद की जरूरत है, और परिवार के मदद के लिए एलेनॉन की मीटिंग्स है। तो फैमिली को जब मदद की जरूरत रहती है तो सिर्फ एलेनॉन ही काम कर सकता है। सो सोब्राइटी भी भले आई, तो मेरे जिंदगी में भी एलेनॉन में आने के बाद बहुत जल्द सोब्राइटी आ गई। फिर भी मैं अभी भी, बहुत साल हो गए, अभी भी मैं एलेनॉन में आती हूँ। नंबर वन रीजन कि वही व्यक्ति के साथ, वही व्यसनी व्यक्तिमत्व के साथ, शराब पिए या ना पिए, अगर मेरा जीवन उसके साथ बिताना है तो फोकस मुझ पे करके सुख शांति से जीवन जीने के लिए जो मदद चाहिए वो मुझे सिर्फ एलेनॉन दे सकता है। और इवन इफ द अल्कोहलिक इज ड्रिंकिंग, मुझे एलेनॉन की जरूरत है। सोबर है तो भी जरूरत है। और सोबराइटी रहती है और अगर मैं आती रहती हूँ तो इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू पास ऑन द मैसेज। जो सफरिंग एलेनॉन मेंबर्स, सफरिंग फैमिली मेंबर्स जब मीटिंग में आते हैं तो उन्हें, जब मेरे लिए कोई पैदा बैठा हुआ था, मेरे लिए जब कोई मीटिंग में दरवाजे खुले रख के बैठा हुआ था, तो मुझे भी नए आने वाले मेंबर्स के लिए रूम खुला रख के, एलेनॉन की मीटिंग चालू रख के बैठने की बहुत जरूरत है फॉर पासिंग ऑन द मैसेज। बहुत दफा ऐसे भी लगता है लोगों को कि एलेनॉन में जाके बहुत ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, बात बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। मेरे अनुभव से मैं ये कहूंगी कि एलेनॉन में आने के बाद मुझे काफी सारा समझा कि मुझे व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक ह्यूमन बीइंग करके, एक अलग व्यक्तिमत्व करके, कौन सी चीजों का मुझे चलाना चाहिए, कौन सी चीजों के लिए अगर मुझे मदद की जरूरत है तो मुझे मदद लेनी चाहिए,
वो जो समझ है वो समझ आ जाती है। ज्यादा होशियार नहीं बनते हैं। अगर हम ज्यादा होशियार से मैं बोलती हूँ होशियार बनते हैं, समझदार बनते हैं, जिसकी वजह से वो शराबी के साथ जीने के लिए उसका फायदा हो सकता है, वो ताकत मिल सकती है। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, इट इज अ बिग एफर्ट टू लिव विद एन अल्कोहलिक। वो शराबी एक्टिव रहे या सोबर रहे, लेकिन फैमिली मेंबर्स को बहुत ताकत लगती है वही शराबी के साथ जीवन बिताने के लिए। अ, हमारे मीटिंग्स में हम शराबी के पीने के बारे में या शराबी ने किया, कैसे गिरा, क्या किया, उस कोई भी बातें नहीं होती है। हमारे मीटिंग्स में हम सिर्फ हमारे ऊपर फोकस करते कि हमने अलग अलग सिचुएशंस किस तरह से टैकल किए। और अगर जब मैं शेयर करती हूँ तो वही शेयर करने की वजह से दूसरे को होप एंड स्ट्रेंथ मिलती है। और एलानॉन मेंबर्स भी अल्कोहलिक्स के साथ जब अगर कोई फैमिली में 12 स्टेप के लिए जाते हैं तो एलानॉन मेंबर्स भी जाते हैं कि जिसकी वजह से वो जो फैमिली में अल्कोहलिक जा रहा है 12 स्टेप करने के लिए, तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी वो 12 स्टेप कर सके, एलानॉन के प्रोग्राम के बारे में बता सके, और उनको कैसे होप एंड स्ट्रेंथ मिला है उसके बारे में बता सके। सो एलानॉन मेंबर्स भी 12 स्टेप वर्क करते हैं अपने अपने तरीके से। मतलब यही बात हुई ना कि जैसे मैं एए में जाके अपना 12 स्टेप प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ, वैसे ही मेरी पत्नी एल अनोन में जाके उसका 12 स्टेप प्रोग्राम प्रैक्टिस करती है। जैसे मैं सरेंडर करता हूँ, अपनी अस्त व्यस्तता को मान्य करता हूँ, वैसे वो भी अपनी अस्त व्यस्तता को मान्य करती है। जैसे मैं अपने डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर और शॉर्टकमिंग्स के ऊपर काम करता हूँ, वैसे वो भी तो अपने डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर और शॉर्टकमिंग्स पे काम कर रही है। जैसे मैं अमेंड्स कर रहा हूँ, वैसे वो भी अमेंड्स करने वाली है। और जिस प्रकार से मैं प्रार्थना और ध्यान करने वाला हूँ, मैं दैनिक चिंतन करने वाला हूँ, मैं 12 स्टेप वर्क करने वाला हूँ, उसी प्रकार से वो भी वही सब करने वाली है। अगर ये सब हम दोनों करने वाले हैं, तो मुझे कभी याद नहीं कि एए के मीटिंग में हमने हमारी बीवियों की चर्चा की है या एल अनोन के कार्यक्रम के बारे में चर्चा की है। तो अगर हम एल अनोन की चर्चा नहीं करते तो एल अनोन में वो क्यों एए की चर्चा करेंगे? वो अपने बारे में चर्चा करेंगे ना, वो हमारे दूसरे फेलोशिप के बारे में क्यों चर्चा करेंगे? तो ये दो जो हमारी यूनिक फेलोशिप्स है दोस्तों, वो दोनों फेलोशिप को एग्जिस्ट करती है, को ऑपरेट करती है, लेकिन एफिलिएट नहीं करती है। यानी कि हम जहां हो सके, ये हमारी बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है ए और एलेनॉन की, जहां ए होने के वजह से ही एलेनॉन की निर्मित हुई है। तो ये तो जाहिर है कि हम जब प्रयास करेंगे तभी एक दूसरे के साथ में हमारा मदद होगी, एक दूसरे का सहायता होगा। तो दोस्तों, मैं अभी यही रोकना चाहूंगा। मैं जानता हूं एक 5-10 मिनट ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन अगर सेक्रेटरी चाहे तो 2-3 सवालों के लिए जगह रख सकते हैं। हम दोनों पर विराम देना चाहेंगे, ये बताते हुए कि जिंदगी की शुरुआत हम दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही की थी। फिर कुछ सालों के बाद में शादी भी हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही साथ फेरे लिए थे। और आज भी सोबराइटी में एए और एल अनोन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही जिंदगी की इस धारा में अपनी सेरेनिटी और मन की प्रसन्नता बनाए रखने का प्रयास में जारी है, और काफी हद तक उसके उसमें हम सक्सेस भी पा गए हैं। यही प्रार्थना है कि हमारे सभी नए भाई बहनों को यही शांति, यही सुकून प्राप्त हो। और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। आई थैंक यू एए इंडिया ऑनलाइन मीटिंग, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये मीटिंग में शेयर करने के लिए मेरे अनुभव से। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र जी, आप ले सकते हैं। जी जी, थैंक यू कुशन जी एंड प्राची जी। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए कि मैं क्या कहूँ। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? Yeah, Naren, go ahead. I'm stopping the recording now. तो दोस्त जी, हाँ